अब हमारे पास आता है कि हम डिजिटल लाइब्रेरी कैसे बनाएँगे अपनी, किस तरीके से, क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? देखिए द सिंपल प्रोसेस है कि आपके पास आप डिजिटल लाइब्रेरी इस तरीके से बना सकते हो कि सबसे पहले मेक प्रॉपर टीम फॉर कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज़ आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, क्लियर? अब जो भी हों, बुक्स हों, आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स हों, मैगज़ीन्स हों, किसी भी तरह की आपके पास या बुक्स चैप्टर्स हों, ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल जो आपके पास है अवेलेबल, आप उसको अपने पास कलेक्ट कर लें टीम के थ्रू। देन उन सबको अपनी एक प्रॉपर कैटेगराइज करें कि कौन से बुक्स किस कैटेगरी के हैं, बुक्स किस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज करना चाह रहे हैं तो उसके ज़रिए करें, डिपार्टमेंट वाइज करना चाह रहे हैं तो उसके ज़रिए करें, या जो है ऑथर वाइज, एनीथिंग एनी टाइप यू वांट, आप उसको उसी तरीके से कैटेगराइज करें पहले। जब आप उसको कैटेगराइज करेंगे तो इजीली आप उसको मैनेज, उसके बाद क्लासीफाई कहते हैं जिसको हम कैटेगराइज करें या क्लासिफिकेशन करें, आप उनको कैसे करें, देन आप उनकी एक प्रॉपर एक आपके पास लिस्ट आ जाएगी, जब कैटेगराइज करेंगे आप लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट बन जाएगी। अब आपके पास है सिलेक्ट करना है सॉफ्टवेयर। अब आप डी स्पेस यूज़ करना चाह रहे हैं तो भी डी स्पेस भी यूज़ कर सकते हो, डिजिटल रिपोजिटरी बना लें क्योंकि यूनिवर्सिटी की ओन रिपोजिटरी है, जिसको हम आजकल कहते हैं आईआरपी, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च रिपोजिटरी, जो एचईसी ने भी बनाई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमारी मेहरान यूनिवर्सिटी वालों ने भी बनाई हुई है, हमने उस पर भी काम किया, हमारी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनी हुई जो हमारी खुद की फैकल्टी की या एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की या स्टूडेंट्स की जो भी ओन पब्लिकेशन है यूनिवर्सिटी की, चाहे मैगजीन्स हो, रिसर्च जर्नल हो हमारी यूनिवर्सिटी का, या जो फैकल्टी के बुक्स पब्लिश्ड हैं, चैप्टर्स पब्लिश हैं, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड हैं, वो सारे के सारे हमने उस पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब उनको आप यूज़ करें या आप कैलिबरी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। देन आप गूगल ड्राइव पे जाएँ, गूगल ड्राइव पे सारे के सारे आप किताब रखें, आपको पास अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते, गूगल ड्राइव पे उनको पुट करें, एक लिस्ट आप बना दें अपने पास, लिस्ट रख लें, एचटीएमएल फाइल में लिस्ट हो आपके पास, वहीं से आप डाउनलोड करके दे सकते हैं उनको, या उनको लिस्ट दे दें, डिस्प्ले कर दें, ब्लॉग्स पे बना के उनको भी आप उनको एक्सेस यूटिलाइजेशन करके दे सकते हैं कि भाई इस तरीके से आप ये जो है ना ये सारे बुक्स जो हैं उनको एक्सेस कर सकते हो, लिस्ट को डिस्प्ले कर दो, वो आप कहीं पे भी डिस्प्ले करें, वेब पेज पे कर लें, अपने ब्लॉग बना के उस पर कर लें, या किसी और रिसोर्सेज पे कर लें, ठीक है। अब देखें गूगल आपको जो है ना 15 GB फ्री स्पेस देता है एक ईमेल पे, आप उस पर रख लें, अपना एक छोटा सा सर्वर में मशीन हो आपके पास, कंप्यूटर हो, उस पर आप रख लें, फिर उनको शेयर कर दें शेयरिंग ड्राइविंग के थ्रू। आजकल तो हमारे पास पोर्टेबल ड्राइव आ रही हैं, नेटवर्क शेयर ड्राइव्स आ रही हैं, आप उनको परचेज करें, उन पे जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का मटेरियल है उनको आप वहाँ पे स्टोर करें, रखें, उनको यूज़र्स की उनकी एक्सेस दे दें, यूज़र उनको भी एक्सेस करके अपनी जो है डिजिटल जो आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या है कि ये आपकी डिजिटल लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट जो है, यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी आप अपनी क्रिएट कर सकते हो। एचईसी की तो आपके पास है वो रिसोर्स, जो है पेड रिसोर्सेज हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के खुद के जो फैकल्टी के रिसोर्सेज हैं आप उनको भी स्टोर करके अपना एक जो है डिजिटल लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट, यानी कि जो मटेरियल है उनको डिजिटली प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था डिजिटल लाइब्रेरी का कि हम उसको किस तरीके से, डिजिटल लाइब्रेरी अगर हम बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसको भी हम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास एक मतलब सिंपली एक कॉन्सेप्ट है कि भाई डिजिटल लाइब्रेरी जो हो या कोई भी लाइब्रेरी, देखें सर्वर मशीन यहाँ पे पड़ी हुई, आप उसको कहाँ कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, किसी आउटसाइड वर्ल्ड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, लेन का मकसद है उसी नेटवर्क पे कोई भी स्टूडेंट है ये बाहर बैठा हुआ है आउटसाइड द कैंपस, आउटसाइड द कैंपस कहीं पे भी हो सकता है। उसके बाद ये देखें क्लाइंट एक्विजिशन की डेटा है, क्लासिफिकेशन की है, कैटालॉगिंग है, क्लाइंट्स सर कंप्यूटर्स हैं, ये सीरियल मैनेजमेंट है, यानी कि जो ऑटोमेटेड लाइब्रेरी होती है उसका सर्वर आपका किसी एक जगह पे आप प्लेस कर दें, उसको प्लेस करने के बाद आप उसको दुनिया के किसी भी कोने से विद द हेल्प ऑफ आईपी या नेटवर्क के ज़रिए आप उसको एक्सेस करके उनको यूटिलाइज कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्लियर। अच्छा, अब क्या है बेनिफिट ये है इसका कि ऑटोमेटेड लाइब्रेरी में आपके पास एक सेंट्रल लोकेशन होती है जहाँ पे आपका आइटम मतलब जो सर्वर मशीन पड़ी हुई होती है जिसको हम सर्वर कहते हैं, उसको कहीं और से जब हम एक्सेस करते हैं एज ए यूज़र वो कहलाते हैं क्लाइंट्स, ठीक है। थैंक यू।
तो ये था हमारे पास पार्ट 3, जिसमें मैं थोड़ा-सा पूरे इन तीनों पार्ट्स का थोड़ा ओवरव्यू कर दूँ। पहले पार्ट में देखें कि हमने डिस्कस किया कि आईटी का रोल क्या है लाइब्रेरी में, और आईटी की मदद से हम क्या-क्या कर सकते हैं, किस तरीके से लाइब्रेरी को डेवलप कर सकते हैं, बेनिफिट्स क्या थे आईटी के। उसके बाद आईटी की मदद से, आईटी की टेक्नोलॉजीज़ जो भी हैं, उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी ऑटोमेटेड कर सकते हैं, लाइब्रेरी डिजिटाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेशन का प्रोसेस क्या है, कौन-कौन से सॉफ्टवेयर हैं, किस तरीके में कौन-सा सॉफ्टवेयर कब सेलेक्ट करना चाहिए, और क्या-क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रोसेस क्या है। देन हमने डिस्कस किया कि डिजिटल लाइब्रेरी का प्रोसेस क्या है, इस तरीके से। तो ये तीनों पार्ट्स हैं, हमारी वीडियो लेक्चर के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनको आपने पार्ट 1 में इस तरीके से देखना है, फिर पार्ट 2 है, फिर पार्ट 3 है, जिससे आपको एक पूरा एक क्लियर मैप हो जाएगा कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है जी, थैंक्स। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और ये नॉलेज आप तक पहुंचती रहे, आप उसको यूटिलाइज़ करते रहें, यूज़ करते रहें, जिससे आपको फ़ायदा हो। थैंक यू।